तो दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में आज झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया और बारिश की वजह से लोग किस तरह से बेहाल हो गए हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद लोग जगह जगह जूझते नजर आए। बारिश के बाद गुरुग्राम में नगर निगम ऑफिस के बाहर कई फीट जल जमाव हो गया। भारी बारिश के बाद लोग बेहाल दिखाई दिए। मूसलाधार बारिश की वजह से सेक्टर 10 में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। तेज बारिश के बाद लोग जाम से जूझते नजर आए। गाजियाबाद के गोविंदपुर में तेज बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। बारिश का पानी निचले इलाकों तक पहुंच गया। कुछ ही घंटों की बारिश ने यहां प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में घुस गया। जगह जगह जल जमाव देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक गाजियाबाद में वर्षा के आसार हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देश में कैसे अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और आम नागरिक जो हैं उनको किस तरह से इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोग बेहाल हैं, फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कई जगहों पर किया गया और लोगों को बचाने की कोशिश अभी भी जारी है। और जगह जगह जल जमाव की वजह से आवाजाही में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हापुड़ में तेज बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। जोरदार बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। घरों के अंदर कई फीट पानी जमा हो गया। जगह जगह लोग जल जमाव से जूझते नजर आए। बिजनौर में बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है। तेज बारिश के बाद एक बस सड़क पर फंस गई। लोगों को आनन फानन में उतारा गया। तेज बारिश के बाद यहाँ निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश के बाद सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया। बारिश के बीच सड़कों पर लंबा जाम लग गया। जान जोखिम में डालकर लोग आते जाते दिखे। मुंबई के चेंबूर इलाके में भारी बारिश और जलभराव से सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। इससे कार सड़क पर बने बड़े से गड्ढे में समा गई। हादसे के बाद बीएमसी और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया था। और दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान नजर आए। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ से तरुण कालरा की ये खास रिपोर्ट देखिए। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से आम जनजीवन ठप होता नजर आ रहा है। कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिली है। तो वहीं अभी दिल्ली एनसीआर में बीते 1 घंटे से लगातार झमाझम बारिश होती नजर आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन पर है, जहां की एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कितनी तेज रफ्तार से यहाँ बीते 1 घंटों से बारिश हो रही है। तेज हवाएं भी चल रही हैं और साथ ही साथ इसका प्रभाव यहाँ के यातायात पर पड़ता भी नजर आ रहा है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो काफी धीमी गति से चलती नजर आ रही है, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर जो यातायात है उसको काफी ज्यादा परेशानी महसूस करनी पड़ रही है। जहाँ पर बीते कुछ दिनों में दिल्ली के लोग चिपचिपी गर्मी से परेशान थे, वहीं मानसून की इस बारिश ने कहीं न कहीं लोगों को राहत पहुँचाई जरूर है, मगर इस बारिश की वजह से लोगों को और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आइए अब खबर आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी। एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में होगी। शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और बैठक से ठीक पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर भी दिखाई दिया। इन पोस्टर में अजित पवार गुट पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की गई है। एनसीपी में जारी उठापटक के बीच दिल्ली में आज शरद पवार ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसला हो सकता है। वहीं कल दिन भर मुंबई में दोनों गुटों की बैठक में एक दूसरे पर जमकर वार किए गए। वहीं आज दिल्ली में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दिल्ली में एनसीपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए, जिसमें प्रफुल्ल पटेल को गद्दार कहा गया है। पोस्टर में कटप्पा से प्रफुल्ल पटेल की तुलना की गई है। गद्दार के नाम से इस पोस्टर में अजित पवार गुट पर निशाना साधा गया है।
इससे पहले एनडीएमसी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोस्टर और होर्डिंग हटा दिए। इन पोस्टरों के जरिए दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में दूसरे जो पोस्टर लगे हैं उनमें अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर गायब है। नए पोस्टर में शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले को दिखाया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शिवसेना के भीतर बड़े असंतोष को देखते हुए विभागों के बंटवारे में देरी हो सकती है। तब तक एनसीपी के सारे मंत्री बिना विभाग के रह सकते हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर असली एनसीपी कौन सी है। एनसीपी में अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा है कि कौन असली एनसीपी है, इसका फैसला तो अब चुनाव आयोग ही करेगा। छगन भुजबल ने यह भी दावा किया कि पार्टी के ज्यादातर विधायक अजित पवार के साथ हैं। एनसीपी में जारी उठापटक के बीच अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा कि पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। छगन भुजबल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी में सभी लोगों को अजित पवार के साथ काम करना अच्छा लगा, लिहाजा वो सभी एमएलए उनके साथ आ गए। जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है, हम भी तो कह रहे हैं कि हमने कहा भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष छोड़ा है। चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष जो पार्टी के सारे जो है करीबन सभी एमएलए तो हमारे साथ है। छगन भुजबल का कहना है कि एनसीपी पर अधिकार का अंतिम फैसला चुनाव आयोग करेगा। अब ये देखिए, ये सारे सवाल जो है उसका निर्णय जो ये इलेक्शन कमीशन लेगा, उनकी मीटिंगें होगी, बैठक होगी, इनकी भी बैठक होगी, और कौन सी बैठक सही है और गलत है इसका फैसला ना तुम करोगे ना मैं करूंगा। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की खबर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सीधी कांड के पीड़ित आदिवासी के साथ मुलाकात की। सीएम ने पीड़ित आदिवासी के पैर धोए और उससे माफी भी मांगी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पैर धोए। पीड़ित को सीएम आवास पर बुलाया गया था। शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पैर धोकर उसका सम्मान किया। इस दौरान सीएम ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और माफी मांगी। मैंने दसमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर तोड़ने की कार्रवाई की। बुलडोजर से अतिक्रमण वाले हिस्से को गिरा दिया गया। घर के अगले हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोपी प्रवेश शुक्ला पीड़ित आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हुए दिखाई दे रहा था। और अब बात कर लेते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की दिल्ली में आज से हनुमंत कथा होने वाली है और कथा में देश भर से हजारों श्रद्धालु जुटे हैं। इससे पहले बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। आज से दिल्ली में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगेगा जिसकी तैयारी पूरी हो गई है, जिसकी शुरुआत आज वो हनुमान कथा से करेंगे। आईपी एक्सटेंशन में हो रही इस कथा में लोगों की भीड़ जुट रही है। देश के कोने कोने से लोग हनुमान कथा सुनने और अपनी अर्जी लगाने दिल्ली पहुंच रहे हैं। बाबा के आने को लेकर के दिव्य दरबार जो है वो सजाया गया है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अभी से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पंडाल के ऑपोजिट तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कलश जो है वो लेकर आए गए हैं और यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली में बाबा का आयोजन कितना ग्रैंड होने वाला है, इसकी झलक कल देखने को मिल गयी जब दिव्य दरबार से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा जिस गली और रास्ते से होकर गुजरी, पूरे रास्ते में पुष्प वर्षा की गई। साथ ही कई तरह की झांकियां भी देखने को मिली। बाबा के दिव्य दरबार के लिए भव्य पंडाल लगाया गया है। बारिश या धूप से लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और अब चलिए अयोध्या का रुख करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा अब सीआईएसएफ करेगी। इससे पहले प्रशासन ने अयोध्या की सुरक्षा को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है। अयोध्या में राम मंदिर सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के सुरक्षा प्लान की तैयारी का जिम्मा सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया है।
CISF की कंसल्टेंसी विंग इस पूरे प्लान को तैयार करेगी। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल जनवरी में मंदिर के उद्घाटन से पहले CISF अपना सुरक्षा का ताना बाना यहाँ पर तैयार कर लेगी। वहीं बीते दिनों रामलला की सुरक्षा समिति ने अयोध्या में रामनगरी की सुरक्षा को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया था। उस मास्टर प्लान को शासन को भेजा गया था, जिसके पहले चरण में मंजूरी मिल चुकी है। भगवान राम की नगरी की सुरक्षा जमीन से लेकर आसमान तक से होगी, यानी कि रामलला के साथ भगवान रामलला की नगरी की भी सुरक्षा हाईटेक होने जा रही है। इतना ही नहीं, तकनीकी का प्रयोग करते हुए अयोध्या की सुरक्षा को अभेद किले के रूप में बनाया जाएगा। देखिए, एक सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने प्रपोज किया था शासन को, उसका फर्स्ट फेज अप्रूव होकर आ गया है और उसमें UPRNN को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। तो उसमें एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, उसमें सर्विलांस के एस्पेक्ट्स हैं, उसमें कैसे हम लोग सुरक्षित रखेंगे पूरे परिसर को, कैसे हवा से कोई खतरा ना हो। और चलिए अब बात कर लेते हैं उस राज्य की जहां जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज कांग्रेस की अहम बैठक में दोनों के बीच पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर विचार किया जा सकता है। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। कांग्रेस मुख्यालय में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद को लेकर अहम बैठक हो रही है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में पायलट गहलोत विवाद को सुलझाने के लिए आला कमान पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर विचार कर सकता है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट, राजस्थान प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक और मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान एक अहम तस्वीर भी सामने आई। दरअसल सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में जुड़े। जैसे ही गहलोत स्क्रीन पर दिखाई दिए तो सचिन पायलट उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए। दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच काफी समय से विवाद चला आ रहा है। पायलट ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और जनसंघर्ष यात्रा भी की थी। इसके जरिए पायलट कई जिलों में गए और लोगों को एकजुट करने की कोशिश की थी। और अब खबर यूसीसी से जुड़ी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना जवाब लॉ कमीशन को भेज दिया है। बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि वो यूसीसी का विरोध करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय लॉ कमीशन को भेज दी है। इसमें AIMPLB के सभी सदस्यों ने यूसीसी का विरोध किया है। AIMPLB के मुताबिक देश को यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड की ओर से आपत्तियों पर आधारित ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेज दिया गया है। इसमें यूसीसी के विरोध में दलील दी गई है। हर मुसलमान के लिए कुरान और हदीस पर अमल करना लाजमी और ज़रूरी है, लिहाजा कोई भी मुसलमान इस बात को पसंद नहीं करता कि हमें अपनी शरीयत पर अमल करने से रोका जाए। गौरतलब है कि लॉ कमीशन ने 14 जून को नोटिस जारी करके यूसीसी पर सभी पक्षों के विचार और सुझाव मांगे थे, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय भेज दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इतने अहम मुद्दे पर नोटिस में कही गई बातें अस्पष्ट और बेहद सामान्य हैं। इतने बड़े मसले यूसीसी पर सुझावों की शर्तें भी गायब हैं। AIMPLB के मुताबिक ऐसा लगता है इतना बड़ा मुद्दा केवल जनमत संग्रह कराने के लिए सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया है। Z News।